Life is like a novel, and every day is a new page. If one page is black, then other will be white. So just turn the page and enjoy life. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Transfer of Property Act, I have discussed various important topics relating to the transfer of property. Today I will discuss with सेल एंड मोर्टगेज। आज मैं सेल और मोर्टगेज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि पता है आपको कि मोर्टगेज, सेल और जो मोर्टगेज है, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के कुछ तरीके हैं। इफ वी टॉक अबाउट द सेल, सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस द टर्म सेल। हम यदि देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन जो 54 है, 54 जो सेक्शन है, वो आपको सेल को टर्म को डिफाइन करता है। और वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised, that is called sale। तो सेल का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मतलब यदि आप एक प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बदले में आप प्राइस ले रहे हैं, मतलब इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड, या फिर आपने उसके पे करने का आपने प्रॉमिस किया है, या पार्सली पे कर दिया या पार्सली पे करने का प्रॉमिस किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे ये कहा जाएगा कि आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। इफ यू टॉक अबाउट द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सेल, यदि हम असेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं सेल के संबंध में, तो देयर आर सर्टेन असेंशियल रिक्वायरमेंट्स। कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट इसके लिए बताई गई है, जैसे कि नंबर 1, पार्टीज। इन ए सेल देयर मस्ट बी ए सेलर एंड द बायर। हर सेल के अंदर एक सेलर होगा और दूसरा बायर होगा। यहाँ पे हर सेल के अंदर दो पार्टी आपको देखने को मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट द सेलर एंड बायर, दीज मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ए सेलर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट बोथ द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 10 जो है इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आपको असेंशियल्स फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको बताते हैं कि वहाँ पे जब भी आप प्रॉपर्टी के संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोथ द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे ये कहा जाता है कि दोनों जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के संबंध में कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि बोथ द पार्टी शुड बी मेजर एंड दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड देयर कंसेंट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। तो दीज आर द सर्टेन असेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो यहाँ पे जो कहा जाता है कि सेल के लिए जो दोनों पार्टीज है, वेदर इट मे बी ए बायर इट मे बी ए बायर, बोथ द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड असेंशियल रिक्वायरमेंट, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर क्या है सेल का? तो इन केस ऑफ सेल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल शुड बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल की, जिस सेल प्रॉपर्टी के संबंध में हम बात कर रहे हैं, वो अचल संपत्ति होनी जरूरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। इट मे बी टेंजिबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो टेंजिबल होनी चाहिए। टेंजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि आप लैंड, हाउस, बिल्डिंग, दीज आर द टेंजिबल प्रॉपर्टी। इट मे बी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप कहते हैं राइट टू फिशरीज, दीज आर, वो आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया राइट टू फिशरीज। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज द प्राइस और कंसिडरेशन इज मस्ट फॉर अ सेल। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके संबंध में प्राइस या कंसिडरेशन दिया जाना जरूरी है। कंसिडरेशन मीन्स एनीथिंग दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 2D जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कंसिडरेशन की परिभाषा बताता है। तो प्राइस इज वेरी असेंशियल फैक्टर फॉर द सेल। जब हम सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइस एक असेंशियल फैक्टर है, तभी आपकी सेल वैलिड सेल मानी जाएगी। मतलब वहाँ पे जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो ग्रेचुअस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए जब आप सेल करने को कह रहे हैं। तो ए सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस और द कंसिडरेशन। फॉर ए सेल इट इज एसेंशियल दैट रेफरेंस फॉर द प्राइस मस्ट बी मेड, कि प्राइस के संबंध में एक रेफरेंस दिया जाना जरूर चाहिए। वहाँ पे मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल इट मस्ट बी पेड और प्रोमिस टू बी पेड, कि जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे या तो उसको प्राइस को पे किया जाए या उसको पे करने के संबंध में प्रोमिस किया जाना चाहिए कि हम आने वाले समय में, कुछ समय में हम पे कर देंगे, या फिर पार्सली पे किया जाए या पार्सली को पे करने का प्रॉमिस किया जाए। तो दिस इज असेंशियल कि प्राइस और कंसिडरेशन होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ असेंशियल रिक्वायरमेंट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे जब आप सेल की बात करते हैं तो इन ए सेल द सेड प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जब आप सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर किया जाना जरूरी है।
मतलब जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। एज पर सेक्शन 54 देयर मस्ट बी ए रजिस्टर्ड कन्वेंस इन केस ऑफ एनी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आप किसी टेंजिबल अचल संपत्ति को आप बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसका रजिस्टर्ड कन्वेंस मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी है। एंड ए रिवर्जन ऑफ इंटेंजिबल थिंग ऑफ एनी वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप सेल की बात करते हो तो दी जाते सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहली पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सेकंड वन मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल जो है वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, हाउस, बिल्डिंग वगैरह जो हो गया, और इंटेंजिबल के अंदर जैसे राइट टू फिशरीज, तो वो भी आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल हो सकता है। और थर्ड मैंने आपको बताया प्राइस एंड कंसीडरेशन इज मस्ट फॉर अ सेल। जब आप सेल की बात करते हैं वहाँ पे प्राइस और कंसीडरेशन होना चाहिए। और फोर्थ लास्ट मैंने बताइए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाना जरूरी है, तभी अब वो सेल किया हुआ माना जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेल। यहाँ पे सेल के लिए इन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है जो सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताई गई है। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 54 दैट डिफाइंस द टर्म सेल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यदि आप सेक्शन 54 की बात करते हैं तो वहाँ पे सेल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी डिफाइन किया गया है। तो वहाँ पे आप कहते हैं कि जब वहाँ पे सेल की बात करते हैं तो सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर द मनी। वहाँ पे ये कहा गया है कि सेल का मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं मनी के बदले में, कंसिडरेशन के बदले में। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यदि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कहते हैं तो एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑन स्पेसिफिक टर्म्स एज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। इन दैट केस कोर्ट विल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराई जाती है कोर्ट के द्वारा, अनलेस स्पेशल रीजंस मतलब वहां पे उसके संबंध में जब तक ना दिए जाए। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड द बायर आर डेल्ट इन द सेक्शन 55। यदि हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं वहां पे बायर के संबंध में तो वहां पे वो जो ड्यूटीज वगैरह जो दी हुई है वो आपके सेक्शन 55 के अंदर डिफाइन की गई है। तो इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सेलर, यदि हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सेलर की बात करते हैं तो सबसे पहली ड्यूटी क्या कहेंगे, इन केस ऑफ मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। यदि किसी भी प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हैं यदि उसके अंदर कोई भी मटेरियल डिफेक्ट पाया जाता है, यदि कोई मटेरियल डिफेक्ट उसके अंदर अवेलेबल है तो इन ऑर्डिनरी केस बायर मस्ट डिस्कवर द डिफेक्ट। वो वहाँ पे जो बायर है खरीदने वाला है, सबसे पहली तो बात ये है कि बायर मस्ट बी बिवेयर। आपने पढ़ा होगा सेक्शन 16 और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो खरीदार होता है उसको पहले सावधान रहने की जरूरत है और वो सबसे पहले जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो पहले उसकी जांच परख वो कर ले कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। परंतु यहाँ पे जो सेलर है ही मस्ट बी बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। वहाँ पे सेलर को भी ड्यूटी बनती है कि वो उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे यदि कोई डिफेक्ट वहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड ड्यूटी इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू oblige द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। कि यदि बायर ये कहता है कि सेलर को कि मेरे को इस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पे सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है उस प्रॉपर्टी से संबंधित वो बायर को दिखाए। तो दैट इज द सेकंड ड्यूटी। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड ड्यूटी दैट इज द सेलर इज ड्यूटी बाउंड टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज पुट अप बाय द बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि प्रॉपर्टी के टाइटल के संबंध में यदि कोई क्वेरी होती है बायर के पास तो वहाँ पे उन क्वेरीज का जवाब उस सेलर को देने की ड्यूटी बनती है। वहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि ही मस्ट आंसर द क्वेरीज प्लेस्ड बाय द बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टाइटल। यदि प्रॉपर्टी के टाइटल से संबंधित कोई भी क्वेरी होती है तो उसको उसका जवाब देना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ ड्यूटी दैट इज टू एग्जीक्यूट द कन्वेंस इज एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में डीड वगैरह तैयार करवाना वो सारी की सारी ड्यूटी सेलर की ही बनती है कि वो डीड वगैरह तैयार करवाने में उसकी पूरी हेल्प करे। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज it is duty of the seller to inform the buyer about the ongoing case pending in the court। यदि उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी केस कोई भी वाद यदि कोर्ट के अंदर न्यायालय के अंदर पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में सेलर को की ड्यूटी बनती है कि वो उस वाद से अवगत कराए
बायर को, वहाँ पे खरीदार को उससे अवगत कराना जरूरी है। यदि वो नहीं कराता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसकी वो अपनी मतलब ड्यूटी से परे माना जाएगा, वहाँ पे वो दोषी माना जाएगा उस चीज़ के लिए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज अबाउट द ओन गोइंग केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू डेट प्रॉपर्टी। यदि उस प्रॉपर्टी से संबंधित है, डेट में इफेक्ट द प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो के ट्रांसफर को अफेक्ट कर सकती है, यदि वहाँ पे कोई ऐसा केस पेंडिंग है तो उसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। एंड द लास्ट ड्यूटी इज इट अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू क्लियर ऑल द ड्यूज टैक्सीज एक्सेट्रा। यदि उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी ड्यूज, कोई भी टैक्सीज, यदि कोई बकाया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो वो बेचने वाला है बायर को, तो उसके बारे में भी वहाँ पे सेलर की ड्यूटी बनती है कि सेलर को उसको उसके संबंध में बायर को अवगत कराना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटी दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 55 के अंदर जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का है, उसके अंदर सेलर की ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट इज इट सेलर्स ड्यूटी आफ्टर द सेल। ये तो मैंने आपको बताया कि सेल करने से पहले कौन सी ड्यूटी हो सकती है। यदि आप बात करते हैं सेलर की ड्यूटी सेल के बाद क्या हो सकती है, सेक्शन 55 क्लोज 1 क्लोज एफ स्टेट्स दैट वंस द फॉर्मेलिटीज ऑफ द ट्रांसफर इज कंप्लीट, जैसे ही फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है ट्रांसफर के संबंध में, प्रॉपर्टी की सेल होने के संबंध में, द सेलर मस्ट बी बाउंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कि सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे बायर को उसका पोजेशन दे भी। जैसे अब जब बायर उसके संबंध में यदि उसके वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देता है, वो कंसिडरेशन पे कर देता है, आफ्टर दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू गिव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर। वो उसका पोजेशन देना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट इज इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू कोविनेंट द टाइटल को, वहाँ पे उसको टाइटल भी उसका ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज आफ्टर बाइंग एंटायर परचेज मनी टू द सेलर, जैसे ही वो पूरी की पूरी मनी परचेज मनी उसको पे कर देता है सेलर को, तो सेलर इज ड्यूटी बाउंड टू हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। क्यों उसको जो सेलर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी कागजात हैं, वो उसको हैंड ओवर करवा दे बायर को। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटी दैट इज गिवन आफ्टर द सेल, मतलब जहाँ पे सेल होने के बाद सेलर की क्या ड्यूटी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी यदि जो भी प्रॉपर्टी बेची जा रही है उससे संबंधित कागजात उन्हें उपलब्ध कराए, उसका पोजेशन प्रॉपर्टी का दिलवाए, और यहाँ पे उसका टाइटल भी उसे दिलवाए। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज आफ्टर द सेल। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 55 क्लोज 4 क्लोज ए सेलर राइट बिफोर द सेल इज दैट seller is entitled to all the rents, profits and benefits arising out of the property। कि यदि हम सेक्शन 55 क्लोज 4 की बात करते हैं तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो ये सेलर का अधिकार है कि बिफोर द सेल, यदि सेल से पहले सेलर इज एंटाइटल टू ऑल, भी यदि जब तक वो प्रॉपर्टी की सेल नहीं होती तो वहाँ पे यदि बायर को हैंड ओवर भी कर दी जाती है तो वो जो वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा या जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी से, वो सेलर को ही देना पड़ेगा जब तक कि उसकी सेल कंप्लीट नहीं हो जाती है। और जैसे ही सेल कंप्लीट होगी नेचुरली कि उससे प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी अधिकार होंगे दे आर ट्रांसफर टू द बायर, वो प्रॉपर्टी के जो अधिकार है वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस सेलर्स राइट आफ्टर द सेल इफ सम अमाउंट ऑफ द प्राइस इज अनपेड, यदि कोई प्राइस या जो अमाउंट है यदि वो अनपेड है तो द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर द पोजेशन भी। यदि कुछ मतलब कुछ ऐसा अमाउंट है जो पे नहीं किया गया है तो नेचुरली कि सेलर उसको मना नहीं कर पाएगा कि वो पोजेशन नहीं दे रहा। हाँ, वो उसको मतलब बैक क्लेम कर सकता है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी की भी, यदि वो उसका वो जो उसका जो मनी है जो वो उसकी बैलेंस थी यदि वो उसको पे नहीं करता है। आल्दो द सेलर हैज राइट टू रिकवर द अनपेड, भी वहाँ पे जो अनपेड अमाउंट है वो उसको रिकवर कर सकता है। तो दी जाती सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द सेलर। ये मैंने आपको सारी की सारी सेलर की ड्यूटीज के बारे में डिस्कस किया है। इफ यू टॉक अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बायर, यदि हम बायर की ड्यूटीज की बात करते हैं तो दीज आर आल्सो डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 55, वो भी सेक्शन 55 के क्लोज 5 के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो सेक्शन 55 क्लोज ये कहता है कि बायर इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स विच शैल मटेरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई यदि बायर को ये लगता है कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर मतलब कुछ ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी मतलब जो मटेरियल है दिख रहा है सामने और उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसको वो फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। सेकंड इसने कहा है सेक्शन 55 क्लोज बी के अंदर क्या रखा है कि बायर इज बाउंड टू टेंडर और पे द परचेज मनी टू द सेलर, कि यदि कोई परचेज मनी उसकी बैलेंस रह जाती है तो वो उसको पे करे। ये ड्यूटी है किसकी, बायर की।
और ए बायर इज ड्यूटी आफ्टर सेल, यदि हम बायर की ड्यूटी आफ्टर सेल समझें तो वहाँ पे क्लोज सी के अंदर इसकी ड्यूटी के जिक्र किया गया, सेक्शन 55 क्लोज 5 क्लोज सी। वंस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बिन ट्रांसफर टू द बायर, ये जैसे ही प्रॉपर्टी की ट्रांसफर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, ही इज बाउंड टू बियर ऑल द लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन इंजरी, कि वहाँ पे यदि उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन आता है, इंजरी आती है, या फिर कोई भी मतलब कोई भी ऐसा कोई डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, तो वहाँ पे वो सारे के सारे किसको बियर करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे बायर को ही बियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बायर की ड्यूटी है। सेक्शन 55 क्लोज 5 का क्लोज डी कहता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेल द बायर इज लाइबल टू पे आउट गोइंग सच एज गवर्नमेंट ड्यूज टैक्सीज रेंट्स, यदि टैक्सीज रेंट वगैरह जो भी होगा, जैसे ही आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे नेचुरली कि वो आपकी ड्यूटी है कि वो आप पे करेंगे। तो ए बायर राइट बिफोर द सेल, यदि हम बात करते हैं तो फॉर द परचेज मनी पेड, यदि कोई परचेज मनी जैसे मैंने आपसे कहा कि एंटिसिपेशन फॉर द डिलीवरी भी, डिलीवरी को देने से पहले उसको वो पे करने चाहिए। यदि बाई चांस वो पे अनपेड रह जाते हैं तो वो बायर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको बाद में पे कर दे, तो पोजेसर लेते ही। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बायर। तो ये मैंने आपको बताया सेलर एंड बायर के संबंध में। सेक्शन 55 इसका जो लास्ट क्लोज जो आप देखेंगे तो सेक्शन 55 का क्लोज 6 जो है वो ये कहता है कि आफ्टर द सेल बायर हैज राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी उसको बेची गई है उसके संबंध में सारे बेनिफिट, उसको इम्प्रूव करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, वो सारे के सारे बेनिफिट अब बायर से ही बिलोंग करेंगे, वो अब सेलर से बिलोंग नहीं करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 122, यदि हम सेक्शन 122 की बात करते हैं तो वो आपके गिफ्ट के संबंध में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सेक्शन 55। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 122 दैट डिफाइंस द टर्म गिफ्ट, इफ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ द गिफ्ट, ए ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर। जैसे आपको मैंने बताया कि जब सेल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित सभी अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। सिमिलरली आप जब गिफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, जब आप किसी को प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देते हैं तो वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इट शैल बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं तो वो एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग दैट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी जरूरी है। और वहाँ पे जो ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉपर्टी का गिफ्ट के रूप में, वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वॉलेंटरीली किया जाना चाहिए, इच्छा से किया जाना चाहिए, ना कि जबरदस्ती गलत तरीके से करवाया जाए। एंड द ट्रांसफर शैल बी विदाउट द कंसिडरेशन। अब जब आप गिफ्ट की बात करते हो तो देयर मस्ट बी ग्रेचुअस ट्रांसफर। गिफ्ट तो आप उसे ही कहेंगे ना जहाँ पे आपसे कोई वैल्यू नहीं ली गई। तो गिफ्ट इज ए ग्रेचुअस ट्रांसफर दैट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड द डोनी सेल एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ द डोनर। वहाँ पे डोनी जो है वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, दैट इज असेंशियल। एंड गिफ्ट शैल बी वाइड इन केस ऑफ डोनर डाई, यदि डोनर ही मर जाता है बाई चांस गिफ्ट को वो करने से पहले, तो एक्सेप्टेंस लेने से पहले, तो नेचुरली वो जो गिफ्ट होगा दैट विल बी वाइड, वो वाइड हो जाता है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 123 दैट डील्स विद द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल गिफ्ट। वहाँ पे जब हम सेक्शन 123 की बात करते हैं तो वो आपके गिफ्ट के संबंध में बात करता है कि यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति है आप उसका गिफ्ट कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि आप चल संपत्ति का गिफ्ट कर रहे हैं तो नेचुरली कि वो आप प्रॉपर्टी दूसरे को दे देंगे, वो गिफ्ट हो जाएगी। परंतु यदि अचल संपत्ति की बात करते हैं तो इट मस्ट बी डन बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। जो अचल संपत्ति का जब आप गिफ्ट करते हैं, किसी मकान का, किसी दुकान का या किसी लैंड का, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के संबंध में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवाया जाना जरूरी है। एंड इट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, और वहाँ पे 2 गवाहों के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाना चाहिए। मतलब जो गिफ्ट डीड आप बना रहे हैं उसको 2 गवाहों के द्वारा उसका साइन करवाया जाना जरूरी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा यदि वो अचल संपत्ति का किया जा रहा है। एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट डोनर हैज़ नो राइट टू रिवोक। यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन एक बार करवा देते हैं गिफ्ट के रूप में तो नेचुरली आप डोनर का कोई अधिकार नहीं वो उसको रिवोक कर पाए, अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक क्लोज। जब तक कि आपने उस डीड के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लोज नहीं डाला तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द गिफ्ट। तो यहाँ मैंने आपको सेल भी बताया, गिफ्ट भी बताया। इफ यू टॉक अबाउट द मोर्टगेज, अब हम बात करते हैं मोर्टगेज की। तो यदि हम मोर्टगेज की बात करते हैं तो मोर्टगेज का यदि आप सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 58 से आप देखेंगे तो सेक्शन वो जो आपके मोर्टगेज से संबंधित है। तो सेक्शन 58 टू सेक्शन 104 वो दैट डील्स विद द मोर्टगेज, वो मोर्टगेज से रिलेटेड है।
If we talk about the mortgage, Section 58 to Section 104 of the Transfer of Property Act deals with the mortgage. The term mortgage means an instrument which is used when we are in need for money or loan. हम mortgage पे कब देते हैं? mortgage मतलब गिरवी रखना. प्रॉपर्टी को गिरवी कब रखते हैं? जब हमें किसी धन की जरूरत पड़ती है और उस धन को लेने के लिए हमें किसी ना किसी प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है. तो if we talk about the term mortgage, that refers to an instrument that is used when we are in need of money or the loan. We mortgage our property and the property that mortgaged वर्क्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन. जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज पे रखी है, गिरवी रखी है उस प्रॉपर्टी लोन को लेने के संबंध में, तो वो एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में कार्य करेगी उस लोन के संबंध में. द टर्म मॉर्गेज इज ए फ्रेंच वर्ड. यदि हम टर्म की, इस मॉर्गेज टर्म की बात करते हैं, तो ये फ्रेंच भाषा के वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेथ प्लेज. डेथ प्लेज, मोर्टगेज का मतलब होता है डेथ प्लेज, विच मीन्स प्लेज दैट सेल एंड ओनली व्हेन द लोन इज रिपेड. कि इसका अंत तभी होगा जब आप उस लोन को रिपे कर देंगे, वापस लौटा देंगे. एंड द ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटली फुलफिल्ड. भी जो पैसा आपने किसी दूसरी पार्टी से लिया था और जिसके संबंध में आपने मोर्टगेज पे प्रॉपर्टी रखी थी, जब आप उसे पूरी तरह से लौटा देंगे और अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीटली फुलफिल कर देंगे, देन आफ्टर यूर मोर्टगेज मनी, मोर्टगेज जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, यदि हम सेक्शन 58 की बात करते हैं, सेक्शन 58 क्लोज ए सेज दैट ए मोर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of securing the repayment of the money advanced or to be advanced by way of loan or registering of future debt. कि यदि हम कोई डेप्ट ले रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, उसके संबंध में यदि हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो अपने कागजात होते हैं, तो उसके संबंध में हम अपनी प्रॉपर्टी को उसके दूसरे सामने वाले पर्सन के पास जिससे हम लोन ले रहे हैं उसको गिरवी रखवा देते हैं. और दैट एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी, वो अगेंस्ट द मनी. वो जो लोन आपने लिया है या जो भी मनी ली है उसके संबंध में वो एक सिक्योरिटी के रूप में कार्य करती है. द पर्सन हुई ट्रांसफर, जो पर्सन मोर्टगेज को, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं मोर्टगेजर, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसे कहा जाता है मोर्टगेजी. तो ये हर मोर्टगेज के अंदर आपको दो पार्टी देखने को मिलेगी, वन इज मोर्टगेजर एंड अनदर इज मोर्टगेजी. तो यदि हम बात करते हैं मोर्टगेजर की, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो द प्रॉपर्टी, जो वहाँ पे प्रिंसिपल जो मनी होती है या जो इंटरेस्ट होता है, ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड इज कॉल्ड मोर्टगेज मनी. भाई वो मनी जो प्रिंसिपल मनी है और जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, वो जो मनी कहलाएगी वो कहलाती है मोर्टगेज मनी. एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज अफेक्टेड, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर किया जाता है, मोर्टगेज मनी जो ट्रांसफर की जा रही है, उसको कहते हैं मोर्टगेज डीड. अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये कहा गया कि मोर्टगेज मीन्स ए कन्वेंस ऑफ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज गिवन एज ए सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी दैट विल बिकम वाइड अपॉन द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द स्टिपुलेशन टर्म. कि यदि हम किसी से कोई प्रॉपर्टी लोन के रूप में लेते हैं, तो वहाँ पे या कोई डेप्ट लेते हैं, तो उसके संबंध में आप टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल होता है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उस जिस व्यक्ति से आपने लोन लिया उसको वो गिरवी रखवा देते हैं एज ए सिक्योरिटी. तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी. ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने परिभाषा दी है. इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द मोर्टगेज, यदि हम फीचर्स की बात करते हैं मोर्टगेज के संबंध में, तो देयर आर सर्टेन फीचर्स. नंबर 1, ए मोर्टगेज कैन बी अफेक्टेड ओनली ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो मोर्टगेज होता है वो अचल संपत्तियों पे ही जनरली वो अफेक्ट होता है, वो उसी पे लागू होता है. एंड द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति जो आप एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते. दैट इज परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, जो परमानेंटली अर्थ से फास्टन है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस. तो दीज आर, तो यदि आप ट्रीज की भी बात कर सकते हैं, तो देर आर विच आर परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, जिसको आपने जमीन से अपने अलग नहीं करना है. तो दैट इज द नोन एज अचल संपत्ति, उसको हम कहते हैं अचल संपत्ति. ए मशीनरी विच इज नॉट परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ, यदि कोई ऐसी मशीनरी जिसको परमानेंटली फास्टन अर्थ से नहीं किया गया है, तो वो कभी भी अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती. यदि हम सेकंड उसकी बात करते हैं मोर्टगेज के फीचर की, तो दैट इज द
ए मोर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई जहाँ पर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में बात कर रहे हैं। तो देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी विच डिफर्स फ्रॉम द सेल। जैसा आपको पता है कि सेल और मोर्टगेज बिल्कुल एक दूसरे से डिफर है। सेल के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित सभी अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि मोर्टगेज के अंदर ऐसा नहीं होता। तो यदि हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड, इसका फीचर जो है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्पज ऑफ द ट्रांसफर इन द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मस्ट बी टू सिक्योर द लोन। यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, मोर्टगेज पे रखते हैं, तो वहाँ पे लोन को सिक्योर करना हमारा पर्पज है, उद्देश्य है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्यों हमने सामने वाले से पैसे लिए, उसके बदले में हमने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख दी है, और तब तक के लिए गिरवी रखी जब तक कि हम उसका लोन चुका नहीं देते हैं। एंड द फोर्थ फीचर इज प्रॉपर्टी टू बी मोर्टगेज मस्ट बी ए स्पेसिफिक वन। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉपर्टी आप मोर्टगेज पे रख रहे हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके साइज के द्वारा, लोकेशन के द्वारा, बाउंड्री के द्वारा, मतलब वो स्पेसिफिक उसकी सारी टर्म्स दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी नीड नॉट ऑलवेज बी गिवन। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को जब मोर्टगेज पे रख रहे हैं तो आप उसका एक्चुअल पोजेशन उसके हाथ में दें। वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके कागज ही केवल उसके पास रख दें, जिससे आप उसको आगे ट्रांसफर ना कर पाए। तो एक्चुअल पोजेशन नीड नॉट बी गिवन, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्चुअल पोजेशन दिया जाए। नेक्स्ट फीचर इज द इंटरेस्ट इन द मोर्टगेज प्रॉपर्टी इज रिकन्वेड और रीपेमेंट ऑफ द लोन विद द इंटरेस्ट ड्यू। फिर जब आप प्रॉपर्टी को वापस करेंगे तो उससे पहले आपने जो पैसा दिया था उसको विद इंटरेस्ट आप वापस लेंगे। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मोर्टगेज फेल्स, यदि आप मोर्टगेज मनी पे करने में असफल रहते हैं, जो पैसा आपने लिया था जिसके संबंध में प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, यदि आप उस पेमेंट को चुका नहीं पाते हैं, तो इन दैट केस मोर्टगेजी हैज़ राइट टू रिकवर द डेप्ट, कि वहाँ पे मोर्टगेजी जो है उसका अधिकार है कि वो उस डेप्ट को रिकवर करे। यदि वो डेप्ट को रिकवर नहीं कर पाता नेचुरली, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को वो ले सकता है, उसको सेल कर सकता है, बेच सकता है, और बेच के अपने जो उसने पैसा दिया था उसे वापस ले सकता है। तो दीज आर द सर्टेन टर्म्स, जो मैंने आपको बताया, दीज आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ द मोर्टगेज। ये मोर्टगेज के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द मोर्टगेज, देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टगेज। यदि हम मोर्टगेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मोर्टगेज के कई प्रकार हो सकते हैं। देर आर द टोटल 6 काइंड्स ऑफ मोर्टगेज। जनरली आप देखेंगे तो 6 तरह के मोर्टगेज आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज सिंपल मोर्टगेज, सेकंड वन इज मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड इज यूसुफ्रक्टरी मोर्टगेज, नेक्स्ट इज इंग्लिश मोर्टगेज, फिफ्थ इज मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स, एंड द लास्ट वन इज एनामोलस मोर्टगेज। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ मोर्टगेज। ये कुछ मोर्टगेज के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको सिंपल मोर्टगेज। यदि हम सिंपल मोर्टगेज की बात करते हैं तो इन द सिंपल मोर्टगेज द मोर्टगेजर पर्सनली बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे बैक द मोर्टगेज मनी आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यहाँ पे जो मोर्टगेजर है वहाँ पे पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है कि मैं आपके पैसे को वापस लौटा दूंगा, और वहाँ पे वो उसके संबंध में एक तरह से इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली उसको मतलब एक तरह से वचन दे रहा है। और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द रिपेमेंट, यदि वो ये कहता है कि यदि मैं आपका जो धन है मैं यदि नहीं चुका पाता, जो मैंने आपने लोन लिया मैं नहीं चुका पाता, तो मोर्टगेजी हैव राइट टू डिस्पोज ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, कि मोर्टगेजी को अधिकार होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको दे सकता है, आगे बेच सकता है और अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। तो मेन फीचर ऑफ द सिंपल मोर्टगेज यदि हम बात करें, मेन फीचर्स क्या हो सकता है कि यहाँ पे तो मेन फीचर है दैट इज द मोर्टगेजी सेल नॉट सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे जो मोर्टगेजी है वो प्रॉपर्टी को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि वो कोर्ट की इंटरवेंशन मतलब कोर्ट में ना जाए मुकदमा। ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट सीकिंग द परमिशन फॉर द सेल। वहाँ पे उसको यदि उसको बेचने के लिए परमिशन लेनी है तो उसको कोर्ट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ही में फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द सिंपल डेप्ट, या फिर वो उसके डेप्ट जो जिसके संबंध में उसने मोर्टगेज पे प्रॉपर्टी ली थी उसको रिकवर करने के लिए वो मुकदमा दायर कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ द सिंपल मोर्टगेज। तो सिंपल मोर्टगेज के अंदर आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो मोर्टगेजर है वो अपने आप को बाउंड कर रहा है कि मैं आपको इतने समय में पैसा लौटा दूंगा, यदि मैं नहीं लौटा पाता तो आप मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं,
और अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि सिंपल मॉर्गेज के अंदर कोर्ट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे उसको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द सूट। वहाँ पे प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए उसको वो सूट भी फाइल कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन टर्म्स जो मैंने आपको बताया कि ये सिंपल मॉर्गेज के लिए है। सेकंड मॉर्गेज मैंने आपको बताया मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल मतलब इन दिस प्रॉपर्टी इज ऑस्टेंसिबली सोल्ड। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो एक तरह से ऑस्टेंसिबली सोल्ड की जा रही है बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी। कि मॉर्गेजर के द्वारा मॉर्गेजी को एक तरह से ऑस्टेंसिबल सेल की जा रही है प्रॉपर्टी की, वहां पे एक तरह से कंडीशन के आधार पे की जा रही है ऑन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। और वहां पे ये कहा जाता है कि यदि आपको जो मॉर्गेज मनी है, जो धन आपने लिया है, जिसके बदले में मॉर्गेज रखा गया है, तो ऑन द रिपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ही सेल जो सेल है, जो उसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को बेचा है, वो जो सेल है वो वाइड हो जाएगी। मतलब पहले से प्रॉपर्टी को बेच दिया गया ऑस्टेंसिबली, और बाद में ये कहा जाता है कि यदि मैं पैसा लौटा देता हूं तो वो जो सेल मैंने आपको प्रॉपर्टी करी है तो वो एक तरह से वाइड हो जाएगी। एंड द मॉर्गेजी सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, और वहां पे मॉर्गेजी को वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर करनी पड़ेगी मॉर्गेजर को। एंड द सेल सेल बिकम एब्सोल्युटली, परंतु वहां पे सेल जो है वो एब्सोल्युटली तब बन जाएगी यदि वो पैसा लौटाने में असफल रहता है। वो जो सेल थी फिर वो सेल रह जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार मॉर्गेजी का हो जाएगा। although द मॉर्गेजी इंजॉयज टू राइट द सेल द प्रॉपर्टी, वहां पे मॉर्गेजी जो है वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित सभी अधिकार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सभी अधिकार वो इंजॉय कर सकता है जो उसको मतलब एक तरह से ऑस्टेंसिबली सेल की गई है। यट ही कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर, यहाँ पे वो फोरक्लोजर के लिए वाद भी ला सकता है। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है? द टर्म फोरक्लोजर मीन्स द मोर्टगेजर लूजेस द राइट टू रिडेम्पशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, कि वहां पे जो मोर्टगेजर है वो राइट टू रिडेम्पशन, जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन का जो अधिकार होता है वो खो देता है एक तरह से। इसको कहते हैं सूट फॉर फोरक्लोजर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, सेकंड टाइप बताया मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, मतलब एक तरह से आपको ऑस्टेंसिबली प्रॉपर्टी को पहले से ही बेच दिया गया है जब आपसे लोन लिया गया है, और ये कहा गया है कि यदि मैं पैसा वापस लौटा देता हूँ तो आपको मेरी प्रॉपर्टी वापस लौटानी पड़ेगी, और यदि आप धन नहीं लौटा पाते तो वो जो सेल है वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। तो दिस इज नोन ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज इज मॉर्गेज बाय यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज किसे कहते हैं? इफ यू टॉक अबाउट द यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, इन दिस द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द मॉर्गेजी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो मॉर्गेजी को दे दिया जाता है पहले ही। एंड द मॉर्गेजी सेल रिटेन द प्रॉपर्टी, वो मॉर्गेजी तब तक उस प्रॉपर्टी को रखे रहेगा जब तक कि मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी को, उसका जो धन है वो वापस नहीं लौटा देता। एंड द मॉर्गेजर रिजर्व्स द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी, वहां पे जो मॉर्गेजर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उसको राइट को मतलब एक तरह से रिजर्व किए हुए है कि यदि वो जिस दिन धन वापस लौटा देगा उसे वो वापस लौटानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। एंड द मोर्टगेजी इज एंटाइटल्ड टू गेट द रेंट, और वहां पे जो मोर्टगेजी है यदि उस प्रॉपर्टी पे कोई रेंट पे चढ़ाई जाती है, उससे प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट आता है, प्रॉफिट आता है, तो वो सारे के जो उसको बेनिफिट आ रहा है तो वो मोर्टगेजी से बिलोंग करेगा, ना कि मोर्टगेजर से। एंड द मोर्टगेजर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द रिपेमेंट, वहां पे जो मोर्टगेजर है वो पर्सनली लाइबल नहीं है रिपेमेंट के लिए मोर्टगेज मनी को। और यहाँ पे जो मोर्टगेजी है सेल नोट स्यू द मोर्टगेजर, यहाँ पे जो मोर्टगेजी है वो मोर्टगेजर के ऊपर मुकदमा फाइल नहीं करेगा रिपेमेंट के लिए। वो ये बाद में वो जिस दिन भी वापस लौटाएगा ना वो उसको प्रॉपर्टी वापस लौटानी पड़ेगी। एंड द ओनली रेमेडी, यहाँ पे जो मोर्टगेजी के पास जो अकेली जो रेमेडी है वो यही है कि टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द रेंट्स, कि वो उस प्रॉपर्टी के रेंट्स के पर चढ़ा के या उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह कमा के वो उसके ऊपर वो मतलब अपना पैसा ले सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास कोई अधिकार नहीं है। If we talk about the second fourth type of mortgage, that is the English mortgage। जो चौथा टाइप है वो है इंग्लिश mortgage। इंग्लिश mortgage किसे कहते हैं? इन इट्स सेलेंट फीचर इज दैट प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द mortgagee। इंग्लिश mortgage के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह से mortgagee को ट्रांसफर कर दी जाती है mortgager के द्वारा। एंड द mortgagee कैन टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और वहां पे mortgagee तुरंत उसका पोजेशन भी ले लेगा, इमीडिएटली प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेगा। एंड द कंडीशन फॉर द ट्रांसफर इज दैट, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है मॉर्गेजर के द्वारा मॉर्गेजी को, वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि
जो प्रॉपर्टी है दैट सेल बी ट्रांसफर्ड ऑन द रिपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। वहाँ पे प्रॉपर्टी का यदि जो मॉर्गेज मनी यदि वो वापस लौटा दी जाती है मॉर्गेजर के द्वारा, तो मॉर्गेजी को वो प्रॉपर्टी वापस लौटानी पड़ेगी। एंड द मॉर्गेजर सेल बाइंड हिमसेल्फ टू पे द मॉर्गेज मनी। और जहाँ पे मॉर्गेजर है वो अपने आप को बाइंड करता है कि मैं मॉर्गेज मनी को एक सर्टेन डेट पे मैं पे कर दूंगा। एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि जिसपे वो पे कर देगा, वापस लौटा देगा वो पैसा। एंड द मोर्गेजी इंजॉय द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, कि वहां पे मोर्गेजी उस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी अधिकार है उसको इंजॉय कर सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ द कोर्ट। वहां पे कोर्ट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ द मोर्गेजर फेल्स टू पे, यदि मोर्गेजर उस डेट पे आप वो पे नहीं कर पाता तो वहां पे उससे संबंधित सारे अधिकार मोर्गेजी के हो जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द इंग्लिश मोर्गेज। ये इंग्लिश मोर्गेज के संबंध में बताया है मैंने आपको। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोर्गेज, दैट इज द मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डेट्स। इसको कहते हैं टाइटल डीड्स के द्वारा मॉर्गेज को करना, जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से भी जानते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स, इन दिस ए डेप्ट सेल बी देयर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। यहाँ पे एक डेप्ट होना जरूरी है, जो एग्जिस्टिंग डेप्ट भी हो सकता है, फ्यूचर डेप्ट भी हो सकता है। एंड इट इज एसेंशियल दैट द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स सेल बी विदाउट द क्रेडिटर। वहाँ पे जो डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स है वो बिना किसी क्रेडिटर के होना चाहिए। एंड द पर्पज ऑफ द सेट डिपॉजिट इज डैट द टाइटल डीड सेल वर्क एज ए सिक्योरिटी। वहाँ पे जो टाइटल डीड है वो एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में कार्य करेगी। एंड देन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज। यहाँ पे मॉर्गेज का डीड या इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी नहीं है। एज इन दिस केस इट कैन बी अफेक्टेड ओनली इन स्पेसिफाइड टाउन्स। यहाँ पे जब देखेंगे इस तरह का जो मॉर्गेज है वो स्पेसिफाइड टाउन्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है एज मेंशन बाय द गवर्नमेंट। जैसे आप देखेंगे बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पे इस तरह का जो मॉर्गेज है वहीं पे अफेक्ट ज़्यादातर मतलब इसको आपको देखने को मिलेगा। एंड द डॉक्यूमेंट सेल बी रिटर्न टू द ऑन द, यदि वो मॉर्गेज मनी वापस लौटा दी जाती है तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट उसे वापस करने पड़ेंगे। एंड द मॉर्गेज, और यदि वो वापस लोन नहीं लौटा पाता देन द मोर्गेजी हैज द राइट टू अप्लाई द कोर्ट। वहाँ पे कोर्ट में उसको फिर अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए कि वो इक्विटेबल जो मोर्गेज है उसको वो लीगल मोर्गेज में कन्वर्ट करे। एंड इट हैज़ ए बिग एडवांटेज। यहाँ पे जो इसका मेन एडवांटेज यही है कि यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज है वो बिल्कुल मिनिमल फॉर्मेलिटीज है, मतलब यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो एक तरह से वहाँ पे कॉन्फिडेंस के अंदर कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से रेपुटेशन बनी रहती है। तो दिस इज द मेन, मतलब आप देखेंगे तो इसका मेन जो फायदा है वो यही है इस टाइप के मोर्गेज का। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मोर्गेज इज एनामोलस मोर्गेज। जो लास्ट मोर्गेज आपको देखने को मिलेगा वो है एनामोलस मोर्गेज। ए मोर्गेज दैट डज नॉट फॉल इन द प्रेस्क्राइब 5 कैटेगरी। जो मैंने आपको सारी की सारी जो 5 कैटेगरी बताई हैं, ये जो इनमें से यदि कोई मोर्गेज जो हम कर रहे हैं यदि वो इनमें से शामिल नहीं होता तो वो मोर्गेज कहलाता है एनामोलस मोर्गेज, मतलब एक तरह से इनसे अलग हटके है वो। इट कैन बी अफेक्टेड एज पर द कंडीशंस। यहाँ पे ये जो इसका जो अफेक्ट होगा वो एक तरह से कंडीशन या फिर सेट डाउन बाय द मोर्गेज और मोर्गेज के बीच में कुछ कंडीशन तय की जा रही है स्पेसिफिक टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। इट इज यूजुअली ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मोर्गेज। यहाँ पे ये जो मोर्गेज मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर 2 या 2 से अधिक मोर्गेज का कम्बिनेशन भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और इट में टेक वेरियस शेप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट यूसेज कस्टम के आधार पे ये इसके मतलब आपको इसको अलग अलग शेप में देखने को मिलेगा इस तरह का जो मोर्गेज है। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ मोर्गेज। ये मैंने सारे आपको मोर्गेज के कुछ प्रकार बताए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द मोर्गेजर और मोर्गेजी, यदि हम राइट्स की बात करते हैं मोर्गेजर और मोर्गेजी की, तो सबसे पहला जो राइट है, यदि आप मोर्गेजर के अधिकार की बात करते हो तो सबसे पहला जो अधिकार होता है दैट इज द राइट ऑफ रिडेम्पशन। मोर्गेजर का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो राइट टू रिडेम्पशन होता है, जो आर्टिकल सेक्शन 60 के अंदर दिया गया है। तो सेक्शन 60 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द मोर्गेजर पोजेसिस राइट टू रिडेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मोर्गेजर का अधिकार होता है, सॉरी मोर्गेजर जो पोजेसिस जो राइट टू रिडेम्पशन, वहाँ पे उसका रिडेम्पशन का अधिकार है यदि वो उस इफ ही रिपेज द मोर्गेज मनी, यदि वो मोर्गेज मनी को वापस लौटा देता है कि जिस डेट पे उसने कहा है तो वहाँ पे उसको वो वापस देनी ही पड़ेगी। राइट टू रिडेम्पशन उसका अधिकार है मोर्गेजर का। एंड द राइट ऑफ रिडेम्पशन हैज नॉट बीन टर्मिनेटेड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। यदि वो कोर्ट की डिक्री भी पास कर दी जाती है तो उसका जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो टर्मिनेट नहीं होगा बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। एंड द राइट ऑफ रिडेम्पशन फर्दर ग्रांट्स 3 मोर राइट्स। यहाँ पे जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो 3 और अधिकार देगा। पहला, राइट टू टर्मिनेट द मॉर्गेज डीड,
कि वो जो मॉर्गेज डीड है उसको टर्मिनेट, वो खत्म हो जाएगी यदि वो जो लोन है वो वापस लौटा देता है। सेकेंड इज राइट टू ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी मॉर्गेजी को, वो प्रॉपर्टी उसे फिर वापस लौटानी पड़ेगी उसके नाम में। और थर्ड इसका वो मिलेगा टू विड्रॉ द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी का जो पोजेसन है उसे वो वापस लौटाना पड़ेगा इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द पोजेसन, कि मतलब पोजेसन उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द मोर्टगेजर। यहाँ पे मोर्टगेजर के ये कुछ अधिकार बताए गए जो सेक्शन 60 के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शन, यदि हम देखेंगे इस जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? नंबर 1, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी, कि ये कह रहा है कि इट कैन बी डिस्टिंग्विश इन द फ्लोइंग मैटर्स। यहाँ पे जो मोर्टगेज जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो डिस्टिंग्विश अलग भी हो सकते हैं, एक्सटिंग्विश भी हो सकते हैं। कब? बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, बाय द डिक्री पास बाय द कोर्ट। यदि इनमें से कुछ भी होता है, जैसे मैंने बताया पार्टीज के एक्ट के द्वारा, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, या फिर कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री पास कर दी जाती है, तो वहाँ पे जो है वो ये जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है मोर्टगेजर का, वो एक्सटिंग्विश भी हो सकता है। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द मोर्टगेजर। ये मैंने मोर्टगेजर के अधिकार बताए हैं। और नेक्स्ट राइट इसका क्या है मोर्टगेजर का? ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इट टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ द प्लेजिंग, कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसको ट्रांसफर करने का उसका राइट है, तो ऑब्लिगेशन है उसकी। मतलब यहाँ पे अब यही कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो वो जो उसको रीट्रांसफर हुई है, तो वहाँ पे मोर्टगेजर जो वो अपनी प्रॉपर्टी को अब किसी भी पार्टी को, थर्ड पार्टी को बेच सकता है, अब वो उसको रोक नहीं सकता। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि मोर्टगेजर ने मोर्टगेजी को अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, कागज रखे हैं, तो वहाँ पे राइट टू एक्सेप्ट जो कह सकते हैं आपको कि इंस्पेक्शन का पूरा अधिकार होता है, कि वो कभी भी जाके उनके जो कागज है प्रॉपर्टी से संबंधित उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, और मोर्टगेजी को वो कागज उसे दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट राइट है इसका राइट टू एक्सेशन। राइट टू एक्सेशन का क्या कहेंगे? एक्सेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई चीज नई ऐड करना। मोर्टगेजर इज एंटाइटल्ड टू सच एक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द कस्टडी ऑफ द मोर्टगेजी। मतलब मोर्टगेजी के अधिकार में जो प्रॉपर्टी दी गई है उसके अंदर राइट टू एक्सेशन उसका अधिकार है मोर्टगेजी का। इफ द मोर्टगेजी हैज वॉलंटरी मेड सर्टेन चेंजेस and improvement in the property, then the mortgagor is entitled to all of it and the type of redemption, कि वहाँ पे redemption के जो अधिकार जो वो वापस लेगा, तो वहाँ पे वो उनके द्वारा मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट, यदि उसने जानबूझ के उसके अंदर कोई चेंजेस करी है या इम्प्रूवमेंट करी है, तो यदि उसने जानबूझ के की है तो ही मोर्टगेजर इज एंटाइटल्ड टू ऑल ऑफ इट एट द टाइप ऑफ रिडेम्पशन अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, कि वहाँ पे वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है यदि उसके संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। यदि वो मोर्टगेज डीड के अंदर कोई कंडीशन ऐसी डाल देता है कि आपने प्रॉपर्टी जब मोर्टगेज पे दी है तो आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तब वो नहीं कर पाएगा। परंतु यदि वहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी मेंशन नहीं की गई तो वहाँ पे वो चेंज कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द मोर्टगेजर। ये मोर्टगेजर का अधिकार है। नेक्स्ट राइट है इसका राइट टू रिन्यूड लीज। वो उसको रिन्यू करवाया सकता है। व्हेन द मोर्टगेज प्रॉपर्टी इज एन लीज, यदि जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी यदि वो लीज पे चढ़ा रखी है उसने मोर्टगेजर ने, और वो प्रॉपर्टी अभी उसने मतलब पेमेंट नहीं लौटाई है, नेचुरली कि वो पेमेंट अभी आगे आने वाले टाइम में लौटाएगा, तो वहाँ पे जो लीज है उसको रिन्यू भी करवा सकता है मोर्टगेजर, वो उसका अधिकार है। तो मोर्टगेजर कैन रिन्यू द लीज इफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी इज लीज एंड द मोर्टगेजी ऑब्टेन्स ए रिन्यूअल ऑफ द लीज। वहाँ पे रिन्यूअल जो लीज पे चढ़ाई है उसका रिन्यूअल होना चाहिए। एंड द रिडेम्पशन शैल नेवर बेनिफिट द न्यू लीज, और जो रिडेम्पशन है उससे मतलब न्यू लीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बेनिफिट नहीं होगा उससे अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। एंड द राइट टू ग्रांट ए लीज। नेक्स्ट राइट है राइट टू ग्रांट ए लीज, कि यदि उसने कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेजर के द्वारा मोर्टगेजी को दी गई तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। वाइल इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वहाँ पे यदि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो वो लॉफुल है। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द मोर्टगेजर। ये मोर्टगेजर के कुछ अधिकार बताए थे। इसके अलावा आप देखेंगे तो मोर्टगेजर के कुछ लाइबिलिटी भी है, कि लाइबिलिटी क्या हो सकती है कि वहाँ पे उस जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर करी है तो उसको कोई वेस्ट नहीं करना, उसको मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ द मोर्टगेजर टू अवॉइड द वेस्ट। सेकेंड इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द डिफेक्टिव टाइटल। थर्ड इज
ड्यूटी टू पे टैक्स, यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई टैक्स वगैरह तो उसको पे करने पड़ेंगे। एंड ड्यूटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड द कंडीशन, उसको कंडीशन जो टर्म्स वगैरह कंडीशंस है उसको वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मॉर्गेजर वो मना कर देगा कि मैं नहीं करूँगा। एंड द कंप्लायंस विद द प्रीवियस मॉर्गेज डीड, यदि उसने पहले भी कोई मॉर्गेज डीड उसके प्रॉपर्टी के संबंध में की है तो वो उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। तो दीज आर द सर्टेन लाइबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजर, मतलब जहाँ अधिकार है नेचुरली वहाँ पे लाइबिलिटी भी होंगी। तो ये आपको मैंने सारे के सारे मॉर्गेज के संबंध में बताए हैं। यदि हम मॉर्गेजी के अधिकारों की बात करते हैं तो मॉर्गेजी के भी कुछ अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि राइट टू स्यू फॉर द मॉर्गेज मनी की, यदि वो मॉर्गेज मनी वापस नहीं लौटाता तो वहाँ पे उसका अधिकार है कि वो मुकदमा फाइल कर सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने का भी अधिकार उसके पास है। ये वहाँ पे उस तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मॉर्गेजी हैज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजर इफ ही फेल्स टू रिटर्न द मनी, मॉर्गेज मनी या लोन जो उसने लिया था वो यदि लौटाने में असफल रहता है। नेक्स्ट राइट हो सकता है राइट टू फोरक्लोजर का अधिकार हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे राइट टू पोजेशन का अधिकार हो सकता है। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी। यदि आप मॉर्गेजी के अधिकारों की बात करते हो तो ये सारे अधिकार मॉर्गेजी के दिए गए हैं। राइट टू एक्सेशन, मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर इंप्रूवमेंट करना, चेंज करना, वो सब अधिकार उसके पास चले जाते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी की कुछ लाइबिलिटी भी है। वो कौन कौन सी हो सकती है? प्रॉपर्टी शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज, कि जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज से रोकना होगा मॉर्गेजी को। ये नहीं कि मॉर्गेज अगर की प्रॉपर्टी है तो वो उसको डैमेज करता रहे। और वहाँ पे उसके संबंध में ये कहा गया है कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड एंड सिक्योर्ड, वो प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं की जानी चाहिए। एंड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी ड्यूली कलेक्टेड, यदि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेंट पे चढ़ा रखी, किराए पे चढ़ा रखी, तो उसको कलेक्ट करना होना चाहिए। गवर्नमेंट रेवेन्यू, यदि उसके ऊपर कोई अनपेड है तो नेचुरली उसको पे करना पड़ेगा। एंड इट मस्ट बी केप्ट क्लीन, वो जो प्रॉपर्टी है जिसको उसको मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को दी है, यदि उसको पोजेसन दे रखा है तो उसको क्लीन रखना भी उसकी ड्यूटी है। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द मॉर्गेजी। ये मॉर्गेजी की कुछ लाइबिलिटी भी है भाई, सीधी बात है, जहाँ अधिकार होंगे वहाँ पे कर्तव्य भी होंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.